ओके, ठीक है, चलो डन। तो हमने सारे जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जितने भी कंपोनेंट्स दिए हुए थे, वो सारे हमने पढ़ लिए थे। कल हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो भी उसके मेथड्स थे उनको डेवलप करने के, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। लोड क्या है, ओवरलोड क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्पटम्स क्या हैं, कैसे रिकवर कर सकते हो, रिकवरी क्या होती है, सुपर कंपनसेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने अपनी कवर कर ली थी, ठीक है? तो 2-3 टॉपिक और आपके बचे हुए हैं, जो कि हम आज करने वाले हैं और इसी के साथ में हम आज के सेशन में कुछ आपके जो भी पीवाईक्यूज़ थे, उनको भी करेंगे और फिजियोलॉजी के भी मैंने आपको बीच में 3-4 क्वेश्चंस कराए थे जब हम यूनिट कर रहे थे, लेकिन उसमें थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए थे, तो उनको भी हम आज कर लेंगे और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको वो याद होंगी चीज़ें जो मैंने बताई थी। तो हम स्टार्ट करते हैं पीरियडाइज़ेशन से। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए सेशन आज का, तो कोऑपरेट करना और बने रहना साथ में। आज आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई एडिशनल चीज़ हुई या कुछ और बताना हुआ तो किसी दिन हम एक्स्ट्रा क्लास लेके कर लेंगे। ठीक है? पर कोशिश करेंगे कि आज हम सारा कवर कर लें और कुछ छूटे ना आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पीरियडाइज़ेशन। पीरियडाइज़ेशन क्या होता है? ये टर्म मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर ली थी बीच में जब हम पढ़ रहे थे। ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ जाएगी। पीरियडाइज़ेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईयर्स ट्रे 1 मिनट। Periodization is the distribution of years training into different periods with the aim of preparing sportsmen towards an optimum performance in an decisive competition. तो जो हमारे पीरियडाइजेशन है यानी कि पीरियड्स की हम जिसमें बात कर रहे हैं, ये हमारे ईयर को जो भी हमारा पूरा ट्रेनिंग ईयर है, उसको डिवाइड करने का एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें कि जो स्पोर्ट्समैन है वो अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट पीरियड्स में अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को अपने आने वाले कंपटीशन के लिए करता है, जिससे कि उसको एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल सके। हमने प्रिपरेटरी फेज़ की बात करी थी, कॉम्पिटिशन फेज़ की बात करी थी, ट्रांजिशन फेज़ की बात करी थी। तो ये जो पीरियड्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम पीरियडाइज़ेशन कह रहे हैं। इसके अलावा हम जो हमारी पूरी की पूरी साइकिल रहती है, उसको मैक्रो बड़े लेवल पे, मीज़ो वीक्स के या मंथ्स के लेवल पे और माइक्रो छोटे लेवल पे यानी कि वीकली लेवल पे हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? तो पीरियडाइजेशन के अंदर हम अपने कंपटीशन ईयर को डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट्स में, जहाँ पे हम एक पार्ट में प्रिपरेशन करते हैं, एक पार्ट में हम कंपटीशन खेलते हैं और एक पार्ट में रिकवरी करते हैं, यानी कि वो ट्रांजिशन फेज़ होता है। अगले कंपटीशन की तैयारी के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। तो जो पीरियडाइजेशन दिया था, वो दिया था एलपी मैथ्यू ने, इनका नाम याद कर लेना आप। साइकिल्स जो हमारी पीरियडाइजेशन के अंदर होती हैं, वो 3 साइकिल्स हमारी रहती हैं, माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल और मैक्रो साइकिल। सबसे जो छोटी साइकिल है, वो अप टू 7 डेज़ की साइकिल रहती है माइक्रो की। 3 टू 6 वीक हमारी मेसो साइकिल रहती है और 1 ईयर की हमारी 1 ईयर की हमारी मैक्रो साइकिल रहती है। इसके बाद प्लान्स बनते हैं हमारे, तो फिर एक ओलंपिक प्लान भी बनता है, ओलंपिक साइकिल बोल लो इसको। ये हमारी 4 साल की होती है। तो ये इन्हीं से मिलके बनी होती है। ठीक है? एक मान लो बड़ी साइकिल है 1 साल की, इसको आप मैक्रो साइकिल बोल दे रहे हो। फिर इसी को अगर आप 3 टू 6 वीक्स में डिवाइड कर दे रहे हो, तो ये क्या बन गई आपकी मीसो साइकिल बन गई। अब इन्हीं को आप डेज़ में डिवाइड कर दे रहे हो छोटे-छोटे, तो ये आपकी क्या बन गई? माइक्रो साइकिल बन गई। ठीक है? मतलब 1 हफ्ते अगर आपने 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्लान बनाया है, तो इसको आप माइक्रो बोल सकते हो। आपका पूरा प्रिपरेटरी फेज़ जो है वो मान लो 3 टू 6 वीक में डिवाइडेड है, तो वो आपका मीसो साइकिल हो गया और जो पूरा का पूरा प्लान है जिसमें हम ये तीनों फेजेज़ आ जाएँगे, तो उसको हम बोल दे रहे हैं मैक्रो साइकिल। ठीक है? तो ये हमारी 3 साइकिल रहती हैं और 3 डिफरेंट फेज़ रहते हैं हमारे। ठीक है? इसके बाद जो पीरियडाइज़ेशन है वो कितने टाइप के हैं? सिंगल पीरियडाइज़ेशन है और एक मल्टी पीरियडाइज़ेशन है। सिंगल पीरियडाइज़ेशन के अंदर का क्या होता है? व्हेन देयर इज़ ओनली वन मैक्रो साइकिल इन अ ट्रेनिंग ईयर, इट इज़ कॉल्ड सिंगल पीरियडाइज़ेशन। यानी कि एक मैक्रो साइकिल होगी, एक बड़ी साइकिल होगी जिसमें आपको एक कॉम्पिटिशन खेलना है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि अगर एक कॉम्पिटिशन है तो एक पीरियडाइज़ेशन बनेगा आपका जिसमें एक प्रिपरेटरी फेज़, कॉम्पिटिशन और ट्रांजिशन फेज़ रहेगा। और अगर मल्टी
पीरियडाइज़ेशन है यानी कि एक से ज़्यादा ट्रेनिंग ईयर है, एक से ज़्यादा आपके कॉम्पिटिशन उस साल में होने वाले हैं, तो उसको आप मल्टी पीरियडाइज़ेशन यानी कि मल्टीपल साइकल्स में डिवाइड कर लेते हो। व्हेन देयर इज़ अ मोर देन 1 मैक्रो साइकिल इन अ ट्रेनिंग ईयर, इट इज़ कॉल्ड मल्टी पीरियडाइज़ेशन। ज़्यादा कॉम्पिटिशन होंगे, ज़्यादा इसमें मैक्रो साइकिल बनेंगी और ज़्यादा टाइम आपकी ट्रेनिंग साइकिल आपकी डिवाइड हो जाएगी। एक पूरी की पूरी मैक्रो साइकिल आपने ये बना ली, इसके अंदर अब मीज़ो और माइक्रो बन जाएँगी। फिर एक आपने माइक्रो साइकिल बना ली, ठीक है? एक ट्रेनिंग ईयर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल कॉम्पिटिशन खेलने हैं, तो ये मल्टी पीरियडाइज़ेशन हो जाएगा। फिर जो हमारे पीरियड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो है सबसे पहले प्रिपरेटरी जिसकी हम बात कर रहे थे। प्रिपरेटरी फेज़ आता है या प्रिपरेटरी पीरियड इसे आप बोल सकते हो। प्रिपरेटरी पीरियड भी हमारा 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड रहता है। अब देखो ये जो क्या कहते हैं कोचेज़ के ऊपर, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने फेजेज़ में उसको डिवाइड कर रहे हो। जैसे प्रिपरेटरी को इन्होंने 3 में बाँट रखा है, कोई-कोई सिर्फ पीपी1, प्रिपरेटरी फेज़ 1 और पीपी2 बस इतना करता है, इन्हीं में दोनों आपके फंडामेंटल्स को बाँट लेता है। फिर आपका कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है, कॉम्पिटिशन पीरियड और फिर आपका ट्रांज़िशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 पार्ट्स में करके बताया है, तो वो डिपेंड करता है। वैसे जो बुक्स वगैरह रहती हैं, वो तीनों ही आपके फेज़ दे रखे होते हैं। तो जो सबसे पहला फेज़ है यानी कि प्रिपरेटरी फेज़ 1 है, इन दिस जनरल मोटर एबिलिटीज़ आर इम्प्रूव्ड लाइक बेसिक एंड्योरेंस, जनरल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब मान लो कि आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो, आपने कोई भी गेम खेलना शुरू किया है, तो आप सबसे पहले तो प्रिपरेशन करोगे, तैयारी तो करोगे। आप उसकी स्किल सीखोगे, उसकी टेक्नीक सीखोगे। स्टार्टिंग में आप एकदम बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता है, दौड़ना सीखोगे, तो सबसे पहले तो आपके अंदर बेसिक सारे फंडामेंटल्स जो कंपोनेंट है, वो होने चाहिए। जैसे कि बेसिक एंड्योरेंस होना चाहिए। अभी हमने एंड्योरेंस में पढ़ा था बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। तो बेसिक और जनरल स्ट्रेंथ आप होगी आपकी बेसिक बेसिक डेवलप कराना है, तो ये हम पहले वाले पार्ट में डेवलप कराएँगे। सेकंड जब पार्ट स्टार्ट होगा, यानी कि कुछ दिनों बाद, कुछ वीक्स बाद, in this those factor develop which are directly related to sports performance like volume and intensity increases in team game team preparation start। अब आपके अगर बेसिक एंड्योरेंस बेसिक जो कंपोनेंट थे वो डेवलप हो गए, तो दूसरे फेज में हम क्या फैक्टर्स को डेवलप करेंगे जो कि आपकी स्पोर्ट्स से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है? तो आपकी जो वॉल्यूम और इंटेंसिटी है, वॉल्यूम मैंने बताया था क्या वो होता है और इंटेंसिटी भी मैंने सबसे पहले जब डे हमने ये क्लास स्टार्ट करी थी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वहाँ बता दिया था। तो वॉल्यूम और जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएँगे और टीम गेम अगर आप खेलते हो तो टीम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। आपको टीम के साथ खिलाना, टीम के साथ स्किल कराना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड फेज जो आएगा इसका प्रिपरेटरी फेज 3 ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड इंटेंसिटी इंक्रीजेस। अब आप मान लो आपको 1 2 या ढाई घंटे का सेशन आपको पहले कराया जा रहा था, तो अब इसे रिड्यूस करके कितना कर देंगे 1 आवर या 1 एंड हाफ आवर कर देंगे। लेकिन तो आप 70% इंटेंसिटी के साथ वर्क कर रहे थे और यहाँ पे आपको 80 टू 90% इंटेंसिटी या 80 टू 85% इंटेंसिटी पे आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे और वॉल्यूम थोड़ा-सा डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब हम कॉम्पिटिशन की साइड में आ रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा-ज़्यादा कराई जाती है, ज़्यादा-ज़्यादा टाइम के लिए कराई जाती है, ज़्यादा सेशंस लगते हैं आपके, ठीक है? वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। आप हल्का-हल्का, हल्का-हल्का, लेकिन लंबे टाइम तक डेवलप कर रहे होते हो। जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन पास में आता है, तो हम क्या करते हैं कि हम क्वालिटेटिव वाले एस्पेक्ट पे काम करने लग जाते हैं, ना कि क्वांटिटी। 3-4 घंटे प्रैक्टिस की जगह हम प्रैक्टिस भले ही 2 घंटे करते हैं, लेकिन टेक्नीक, टैक्टिक्स और पूरा स्किल बेस्ड प्रॉपर हम एक इंटेंसिटी के साथ करते हैं, लेकिन हम वहाँ पे वॉल्यूम को रिड्यूस कर लेते हैं। तो अब हम कहाँ पे बढ़ रहे हैं? कॉम्पिटिशन की तरफ। इसीलिए प्रिपरेटरी फेज़ 3 में वॉल्यूम हमारा डिक्रीज़ हो गया और इंटेंसिटी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो गई। और जो प्रैक्टिस मैचेज़ होते हैं हमारे, उन पे एम्फसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि प्रैक्टिस मैचेज़ वगैरह आपको खिलाने लग जाते हैं। गर्ल्स की टीम होगी तो आपने देखा होगा दूसरी किसी टीम से प्रैक्टिस करना, बॉयज़ की टीम के साथ प्रैक्टिस करना, तो ऐसा हम स्टार्ट करने लग जाते हैं। फिर हमारा आता है कॉम्पिटिशन पीरियड। अब हमारा तैयारी हमारी हो गई, प्रिपरेटरी पीरियड हो गया, अब हमारा कॉम्पिटिशन फेज़ की बारी है। अब हमारा कॉम्पिटिशन फेज़ भी सीपी1 और सीपी2 यानी कि कॉम्पिटिशन फेज़ 1 और कॉम्पिटिशन फेज़ 2 में डिवाइडेड रहता है, ठीक है? जैसे देखो आपको ये इसमें बता भी रखा है, जनवरी, फ़रवरी, मार्च आपका पीपी1 हो गया 1 साल के हिसाब से।
1 साल में जब आप मैक्रो साइकिल या मैक्रो प्लान तैयार कर रहे हो, तो प्रिपरेटरी फेज़ मान लो आपका 1 वाला जनवरी, फरवरी, मार्च में आपने फंडामेंटल बेसिक पे काम किया। फिर अप्रैल और मई में आपने थोड़ा-सा गेम बेस्ड स्टार्ट किया, टीम गेम वगैरह है तो टीम के साथ खेलना स्टार्ट किया, आपने गेम रिलेटेड कंपोनेंट पे स्टार्ट किया। और प्रिपरेटरी फेज़ 3 यानी कि जून-जुलाई में आपने किस पे थोड़ी-सी इंटेंसिटी बढ़ाने लग गए आप, मैचेस की प्रैक्टिस करने लग गए आप और वॉल्यूम कम कर दिया। अब फिर कॉम्पिटिशन पीरियड आया, जनरली आपने देखा होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर साइड में ही हमारे जितने भी स्कूल गेम्स के कॉम्पिटिशन होते हैं, नेशनल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, ऑलमोस्ट इन्हीं वीक्स में आते हैं, मतलब मंथ्स में आते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन का पीरियड आ गया। अब इसी में हम कॉम्पिटिशन पीरियड में हमें क्या करना है वो बात करेंगे और फिर लास्ट में दिसंबर आते-आते हमने क्या कर दिया ट्रांजिशनल फेज़ आ गया हमारा जहाँ पे हम 1 महीने रिकवरी लेंगे, एक्टिव गेम खेलेंगे दूसरे दूसरे गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? और लाइट-लाइट अपना वर्कआउट करते रहेंगे। तो अब जब कॉम्पिटिशन पीरियड आएगा, तो हाई स्पेसिफिक ट्रेनिंग मीन्स इज़ यूज्ड यानी कि अब जितने भी ट्रेनिंग के मीन्स, मेथड्स यूज़ होंगे वो अच्छे स्पेसिफिक इंटेंसिटी के साथ में और अच्छी क्वालिटी के साथ में यूज़ होने लग जाएँगे। आपकी इंटेंसिटी जो है वो एकदम बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी और वॉल्यूम एकदम डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा नहीं कराना, कम कराना लेकिन क्वालिटी वाला यहाँ पे कंटेंट आपको कराना है, प्रैक्टिस आपको करानी है। मास्टरी ऑफ स्किल अंडर डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आपकी जो स्किल है उसकी मास्टरी कराना हर जगह आपको प्रैक्टिस कराना जैसे अगर मान लो आप हॉकी के हो तो आपको ग्रास पे प्रैक्टिस कराना आपको टर्फ पे प्रैक्टिस कराना तो आपकी डिफरेंट सिचुएशंस में जैसे दिन में प्रैक्टिस अब मैच तो किसी भी टाइम हो सकता है आपका इवेंट तो किसी भी टाइम हो सकता है दिन में हो सकता है दोपहर में हो सकता है शाम में ठीक है तो आपको हर सिचुएशन में हर कंडीशन में प्रैक्टिस कराना ठीक है स्किल प्रैक्टिस फ्रॉम टैक्टिकल एस्पेक्ट टैक्टिकल की हमने सबसे पहले बात करी थी जो हम टैक्टिक्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज़ बनाते हैं, तो उसके एस्पेक्ट में कि मान लो गेम में सिचुएशन कैसी हुई और आपको उसको टैकल करना है, तो उसकी भी तैयारी मेंटली करके जाना, मेंटली प्रिपेयर होके जाना, वो हम कॉम्पिटिशन पीरियड के अंदर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अब टेक्निक के साथ में यहाँ पे मेंटल प्रिपरेशन भी हम करते हैं, ठीक है? फिर हमारा थर्ड फेज़ आता है ट्रांजिशनल फेज़ दैट इज़ फॉर रिकवरी। यहाँ पे फेज़ ऑफ एक्टिव रेस्ट होता है, यानी कि आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ को करते रहते हो, ऐसा नहीं है कि बस रेस्ट है, रिकवरी है, तो हम घर पे सो जाएँगे आराम से, रेस्ट करेंगे, लेटे रहेंगे, ऐसा नहीं है। जनरल एक्सरसाइज़ेज़ आपको करनी है और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप अगर वॉलीबॉल के हो तो बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, एरोबिक्स करो, ज़ुम्बा करो, कुछ भी करो आप लेकिन आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि एकदम कंप्लीट रेस्ट लेके बैठ जाना है, ठीक है? तो ये 3 हमारे क्या हो गए फेजेज़ हो गए, पीरियड्स हो गए हमारे पीरियडाइज़ेशन के, ठीक है? फिर हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो जो हमारी हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग होती है बेसिकली 2400 मीटर या फिर